हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय बिश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। प्रपोजिशन की एक सीरीज़ हमने चला रखी है। हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, या फिक्स प्रपोजिशन की एक सीरीज़ हमने चला रखी है। उसके थ्रू हम प्रपोजिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं प्रपोजिशन में समझने के लिए, जिसके बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। और पहली क्लास आपकी हो चुकी है, आप चाहें तो एक बार पहली क्लास देख सकते हैं। इसको देखने से पहले मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, और इस क्लास में भी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आई वुड गिव रेफरेंसेस कि मैंने ये वाली बात जो है पिछली क्लास में बताई है। तो अगर आप प्रपोजिशन पढ़ने केवल सेकंड क्लास से आए हैं तो आपके सामने अगर ये क्लास आई है तो आप ये ध्यान रखिए, इससे पहली क्लास देखनी मैंडेटरी है। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा ज़रूर, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और टोटल 200 क्वेश्चन के आसपास हैं, 200 के 175 के आसपास कुछ क्वेश्चन है जो हमें कंप्लीट कवर करने हैं। 40 हमने कर लिए हैं पहली क्लास में, 40 के बाद से हम शुरू करते हैं। आप जितने भी हो पाते हैं देखते हैं आगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, और जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं आपको देता हूँ। शुरू करते हैं गाइस। 41 देखिएगा। अराइविंग होम शी फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड द पंडाल। जब वो घर आई तो शी फाउंड अनदर जो है क्राउड गैदर्ड, उसने देखा कि और एक जो क्राउड है वो गैदर्ड हुआ है, इकट्ठा है। कहाँ पे इकट्ठा है साहब? पंडाल। अब पंडाल की बात कर रहे हैं तो पंडाल के नीचे इकट्ठा होगा साहब, ठीक है। नहीं, आप पंडाल की बात कर रहे हैं तो पंडाल के नीचे। अब पंडाल होता क्या है पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझो। देखो, ऐसा नहीं होता कि एक वो होता है कि जैसे हम कह देते हैं ना, गांव में जो है ऐसे टंगा होता है वो, और एक मतलब छाँव के लिए वो रखा होता है, और उसके नीचे जो है जो पोल्स वगैरह टंगे होते हैं, और उसके नीचे यहाँ लोग बाग अपना बैठे होते हैं। इसको बेसिकली पंडाल कह रहे हैं। जनरली पंडाल तो यही कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी चीज़ के नीचे बैठे हैं वो, ठीक है। नहीं तो अंडर द पंडाल आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंडर। बोले सर अंडर कैसे? भाई साहब कोई चीज़ इस पर टच कर रही है रखी हुई, ये है ऑन, ठीक है। नहीं कोई चीज़ मैं मान लेता हूँ तुम्हारे सिर के जस्ट ऊपर एक पंखा है, ये है ओवर, ठीक है। नहीं किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ है लेकिन टच नहीं कर रही है, ये है अंडर, ठीक है। ये क्या है? अंडर। कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन ऊपर ना होके थोड़ा सा लेफ्ट राइट डायरेक्शन में है, आप कह सकते हो बिल्कुल वर्टिकली नहीं है, बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं अबव। कोई चीज़ नीचे तो है, जैसे मान लेते हैं ये पंडाल है, और यहाँ पे भाई साहब एक अपना जो है चेयर पड़ी हुई है साहब, ये इसको चेयर मान लो एक मिनट के लिए, ठीक है। चेयर पड़ी हुई है, पंडाल में नहीं है, पंडाल के जो है साइड में है तो नहीं चाहिए लेकिन साइड में है, तो आप इसको कह सकते हैं साहब क्या हालांकि बिलो तो क्या कहोगे, बड़ा पंडाल हो सकता है उसके नीचे पड़ी तो अंडर ही कहोगे, लेकिन हाँ कोई चीज़ अगर नीचे मान लेते हैं यहाँ पे एक चूहा घूम रहा है साहब, ठीक है, या कुछ भी घूम रहा है, तो उसको बिलो कह सकते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा ऊपर के लिए, बिलो हो जाएगा नीचे के लिए, ओवर हो जाएगा ऊपर के लिए, अंडर हो जाएगा नीचे के लिए। दोनों ओवर और अब दोनों ऊपर के लिए आते हैं, अंडर और बिलो दोनों ऊपर के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी तुम सोचो बोले मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, जनरल लॉजिक बता रहा हूँ, हमेशा नहीं होगा, हमेशा कुछ होता ही नहीं है वैसे तो वर्टिकली ऊपर है तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा ऊपर है ओवर, सीधा सीधा नीचे है तो अंडर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दायां बायां थोड़ा ऊपर नीचे है तो अब और बिलो का यूज़ कर लेते हैं। कोई चीज़ सरफेस को टच कर रही है, जैसे मैं कहता हूँ ये है, या आप इसको कहेंगे टच कर रहा है, तो ऑन माई हैंड, द पेन इज़ ऑन माई हैंड, जो पेन है मेरे हाथ के ऊपर है, तो आप ऑन कह देंगे, ठीक है। कोई चीज़ जो है किसी चीज़ को कवर कर रही है, ठीक है। नहीं तो इसको ओवर कह सकते हैं। कोई चीज़ कंप्लीटली किसी को कवर कर रही है, एक हाथ ने दूसरे हाथ को कवर कर लिया, तो ये ओवर हो सकता है। मैं कुल मिला के बात समझाना चाह रहा था, पंडाल के नीचे बैठे हैं तो अंडर द पंडाल आप कहेंगे। आंसर बनेगा आपका ए फॉर एप्पल, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, नियरली 46 ईयर्स हैव गॉन बाय। अब बताओ कितने टाइम जो है 46 ईयर्स गुजर गए साहब, जब से जो है गांधी जी हमारे गुजरे हैं। एक चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताई है, मैं इस क्लास में ही बता देता हूँ। अगर आपको किसी सेंटेंस से पहले टाइम से रिलेटेड वर्ड रखना है, गांधी जी पास्ट अवे, गांधी जी गुजर गए साहब, गांधी जी पास्ट अवे, पहली बात तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरी बात, अगर आपको कोई कंजक्शन रखना है ना, अगर आपको कोई कंजक्शन रखना है और वो कंजक्शन किसको दिखाने वाला है? टाइम को दिखाने वाला है, तो ध्यान रखना टाइम को दिखाने वाले शब्द जो हैं वो होते हैं पॉइंट दिखाना और ड्यूरेशन दिखाना, ठीक है। टाइम को किस तरीके से देखते हैं साहब? टाइम को दो तरीके से देखते हैं, पॉइंट और ड्यूरेशन। अगर आप कहते हैं टाइम को पॉइंट की नज़र से देखते हैं, अगर आपको लगता है वो टाइम आपका पॉइंट है तो आप किसका यूज़ करते हैं? सेंस का। अगर आपको लगता है आपका पॉइंट क्या है साहब? ड्यूरेशन है, तो आप किसका यूज़ करते हैं? फोर का। एक तो रही ये बात, टाइम को देखने के दो नजरिए हो गए, सेंस और फोर। एक और बात, अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा देखा है कंप्लीट, अगर आपने कोई सेंटेंस कंप्लीट लिखा देखा है तो ध्यान रखना सेंटेंस हमेशा पॉइंट को ही दिखाता है। सेंटेंस हमेशा किसको दिखाता है? पॉइंट को। अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा देखा है और आपको उसको सेंटेंस को मानने के लिए कहा है कि ये सेंटेंस का टाइम मान के बताओ, ये सेंटेंस का टाइम कैसा होगा,
पॉइंट होगा या ड्यूरेशन होगा। ऐसा नहीं तुम कोई बोले मैं तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मान लूंगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिखिए, मैं आपसे कहूँ सेंटेंस को पॉइंट मानोगे या ड्यूरेशन मानोगे? आपको सेंटेंस को पॉइंट ही मानना पड़ेगा, सेंटेंस कभी ड्यूरेशन होता ही नहीं है। सेंस और फोर के केस में अगर सेंस और फोर में चुनना है और सेंटेंस लिखा है उसको पॉइंट मानो, और सेंटेंस को पॉइंट मानोगे तो सेंटेंस के साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं? सेंस का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप सेंस का यूज़ कर रहे हो तो इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो कहीं ना कहीं लूप है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। सेंटेंस पॉइंट होगा, पॉइंट को किस में रखेंगे या पॉइंट के साथ किसका यूज़ करते हैं? सेंस का। तो आंसर तो मेरा साहब क्या हो जाएगा? कौन बाय आंसर तो मेरा क्या हो जाएगा साहब? सेंस हो जाएगा। आपने सेंस लगा दिया। एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं क्या आप ध्यान रख सकते हैं? देखो जैसे मैं कहता हूं वी गॉट द फ्रीडम, मैं कहता हूं कि वी हैव डेवलप्ड अलॉट since 1947, since we got freedom। मैं आपसे पूछूं कि 1947 को और वी गॉट फ्रीडम को, क्या इन दोनों को सेम मान सकते हैं? ज़रा देखना, क्या 1947 को और वी गॉट फ्रीडम को सेम मान सकते हैं? सेम ही मान सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर ही नहीं सकते साहब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी गॉट फ्रीडम, हमें फ्रीडम मिली कब? 1947 को। तो वी गॉट फ्रीडम कह लो या 1947 कह लो, दोनों के दोनों सेम ही बात है। और 1947 भी पॉइंट है और वी गॉट फ्रीडम भी क्या ही बनेगा? पॉइंट ही बनेगा। कहने का मतलब मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता था, अगर कोई सेंटेंस दिया है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और उससे पहले आपको सेंस या फोर रखना है तो आपको सेंस का ही प्रयोग करना है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पॉइंट को दिखाते हैं। जब आप सेंटेंस के अर्थ की तरफ जाओगे तो वो पॉइंट को दिखाएगा। जैसे गांधी जी को देख लो, गांधी जी पास्ट अवे, गांधी जी किसी एक एग्जैक्ट डेट को, किसी एक एग्जैक्ट टाइम पे, किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे जो है उनकी डेथ हुई होगी। वो सब चीज़ें जो हैं वो सब की सब चीज़ें पॉइंट होंगी। गांधी जी पास्ट अवे कह दूं या गांधी जी के पास्ट अवे होने का सन लिख दूं साहब, दोनों बातें सेम होंगी। तो इसको पॉइंट मानेंगे और इसके साथ सेंस का यूज़ करेंगे। समझाने की बात इतनी ही थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में 43। शी कैन स्पीक ऑथोरिटी ऑन गांधी जी। शी कैन स्पीक ऑथोरिटी, वो ऑथोरिटी से बात कर सकता है, ठीक है नहीं, गांधी से रिलेटेड। अब फिर वही बात है, मैंने कल की क्लास में बताया था, आज फिर से एक बार हल्का सा बता देता हूँ। मैं पूछूं आई स्पोक टू हिम और आई स्पोक विद हिम, मैंने बात करी है उससे और आई स्पोक विद हिम। मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है, तो आई स्पोक टू हिम, आई स्पोक विद हिम, दोनों ही सही हैं। दोनों ही क्या है? सही है। बस इतना ध्यान रखना है, टू आई स्पोक टू हिम का मतलब है आपने सिंगल एंडेड बात करी है, ठीक है नहीं। सिंगल हैंडेड का मतलब केवल आप बोल रहे थे और वो सुन रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया या उनकी तरफ से बातें हुई नहीं, ना के बराबर बातें हुई हैं। तो आई स्पोक टू हिम केवल तुम बात कर रहे थे। या मैं कहूँ कि जब भी आप टू का यूज़ करते हो तो टू जो है केवल सिंगल साइडेड कन्वर्सेशन के लिए आता है, या तो एक तरफ कन्वर्सेशन ऐसे चल रही होगी या एक तरफ ऐसे, मतलब कोई एक व्यक्ति बोल रहा होगा, दूसरा व्यक्ति सुन रहा होगा लेकिन बोल नहीं रहा होगा। इस सिचुएशन में टू लगा लेते हैं। इन जनरल ऐसा होता है, हमेशा के लिए मत लेना हर चीज़ को दिमाग से, बोले मैंने तो ऐसे पढ़ा है, कमेंट में आ जाते हो तुम, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। नहीं, थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड रखो, थोड़ा सा सोचना सीखो, थोड़ा सा बात को बड़े तरीके से सोचना सीखो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा कुछ नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन हाँ एक हम अंदाजे पे चलते हैं, एक लैंग्वेज के एक्सपोजर पे हम चलते हैं कि हाँ हमें इस तरीके से डील करना है चीज़ों को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से बाहर निकल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से देख सकें। ये हमारा तरीका होता है, पैटर्न होता है चीज़ों को सॉल्व करने का। उसी आधार पर मैं चीज़ों को लेकर चलता हूँ समझाने के लिए। आई स्पोक विद हिम, मैंने उससे बात करी साहब। मैंने आपसे कहा विद हिम का मतलब क्या है? विद हिम का मतलब है जो है कन्वर्सेशन केवल सिंगल एंडेड नहीं चलेगी, कन्वर्सेशन टू एंडेड चली होगी। एक व्यक्ति बोला, दूसरे ने सुना, दूसरा बोला, पहले ने सुना। तो स्पोक जब विद होता है तो टू एंडेड बात होती है। तुमने बोला, मैंने सुना, मैंने बोला, तुमने सुना, दोनों तरफ से बात हो रही है तो विद है। एक तरफ से बात हो रही है तो टू होता है। अगर मैं कहूँ अथॉरिटी से उसने बात करी, किससे रिलेटेड? गांधी जी से रिलेटेड। तो अगर वो अथॉरिटी से बात करने गया है तो पहली बात तो सिंगल एंडेड होगी नहीं, और ऑप्शन टू है भी नहीं, है ना। ऑप्शन केवल क्या है? विद है। ऑप्शन केवल क्या है? विद है। और बाकी टू भी होता तो भी आंसर मुझे क्या ही लगाना पड़ता? तो भी मुझे क्या ही लगाना पड़ता? विद ही लगाना पड़ता। क्लियर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, 43 के बाद आ जाओ किस पे? 44 पे, ठीक है। देयर आर सर्टेन रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन अबव, अपॉन, ऑन या ओवर द कॉमन ब्रीड ऑफ मैन। बताओ साहब क्या कहोगे? ठीक है,
देखो, अगर आप रैंक की बात कर लो, आप लेवल की बात कर लो, ठीक है, या आप किसी मार्क्स की बात कर लो, ठीक है, ठीक है, इन तीनों की बात कर लो। अगर इन तीनों में आपको ऊपर दिखाना है तो ऊपर दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे? अबव का यूज़ करोगे। और इन तीनों में तुम्हें नीचे दिखाना है तो नीचे दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे? बिलो का। ध्यान रखना, ये बात बहुत काम की है। अगर आपको कहना है कोई रैंक में ऊपर है, रैंक में नीचे है, अबव रैंक बिलो रैंक, लेवल में ऊपर है अबव लेवल और बिलो लेवल, मार्क्स में ऊपर है अबव मार्क्स और बिलो आप जो है मार्क कह सकते हैं। मार्क्स तो क्या ही, मार्क ही कह लो। किसी निशान की आप बात कर रहे हैं, किसी नदी के उस निशान से ऊपर या इस निशान से ऊपर, ठीक है, ये हो गई बात। अगर बात समझ में आ गई तो आपने कहा देयर आर सर्टन रेयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन द कॉमन ब्रीड ऑफ, ठीक है, एक कुछ सर्टन क्वालिटीज़ हैं जो एक व्यक्ति की, विच रेजेस अ मैन, विच रेज अ मैन, एक आदमी को जो क्या कर देती हैं, कॉमन ब्रीड ऑफ मैन से ऊपर उठा देती हैं। तो आपके लेवल की बात कर रहे हैं कि आपका लेवल, आपकी रैंक, आपका आपका जो लेवल है वो एक कॉमन ब्रीड ऑफ मैन से ऊपर हो जाता है अगर उसके अंदर कोई खास क्वालिटीज़ हों। तो आप अपनी क्वालिटीज़ की रैंक की बात कर रहे हैं, आपने अपने लेवल की बात, आपका लेवल ऊंचा हो गया अगर खास क्वालिटी आप में है, तो लेवल ऊपर हुआ तो अबव का आप यूज़ करेंगे, आप कहेंगे अबव, ठीक है। और आंसर क्या बनाएंगे? सी फॉर कैट बनाएंगे और आगे चले जाएंगे, ठीक है। आई डू नॉट एग्री टू यू, आई डू नॉट एग्री टू यू, एग्री विद समवन होता है साहब, एग्री विद समवन होता है और एग्री टू समथिंग होता है, एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग होता है। अभी तो इतना याद रखो, ऑन के बारे में चर्चा करेंगे किसी पॉइंट इशू के लिए ऑन, फिलहाल तो पर्सन और उसकी बात याद रखो। समवन की बात है तो एग्री विद समवन, और टू की बात है एग्री विद समथिंग। यहाँ पर यू की बात कर रहे हैं, यू जो है समवन है तो एग्री विद यू कहेंगे आप। आई डू नॉट एग्री, और एग्री कह लूँ डिसएग्री कह लूँ, बात एक ही है, अलग अलग मत समझना। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, ठीक है, नहीं, नोबेल प्राइज देने का पर्पस क्या था उनको, किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दिया गया? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, जनरली आप जब के लिए का कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं तो आप फोर की तरफ जा सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में के लिए फोर का प्रयोग सही निकलता है। हमेशा नहीं होता, मैंने फिर से कहा, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में के लिए फोर का प्रयोग सही होता है। एक तो रही ये बात, एक तो हमने थोड़ा ऐसे ही चलने की कोशिश करी। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि भाई द टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, है ना, वाई वॉज ही अवॉर्डेड, उनको क्यों अवार्ड दिया गया, ठीक है, नहीं, उनको अवार्ड देने का पर्पस क्या था साहब? पर्पस क्या था? पर्पस था लिटरेचर, है ना, लिटरेचर के लिए उनको अवार्ड दिया गया। पर्पस बताया गया, पर्पस बताया गया, तो पर्पस के लिए किसका यूज करेंगे साहब? फोर का। आंसर बनेगा क्या? तीसरा। आंसर क्या बनेगा? तीसरा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ फोर का यूज किस किस लिए करते हैं, ठीक है। एक तो फोर का यूज़ किस लिए करते हैं? पर्पस बताने के लिए करते हैं, ठीक है, नहीं, पर्पस के अलावा किसी चेंज को दिखाना है आपको। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, फिर से वही बात मैं पहले बता के आ चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पर्पस बताना है, किसी काम को करने का पर्पस क्या था, उद्देश्य बताना है, तो किसका यूज़ करेंगे? फोर का। आपको चेंज दिखाना है, 10 रुपये के बदले चिप्स मिला, 50 रुपये के बदले ये मिला, 5,000 में मेरा फ़ोन ठीक हुआ, है ना, तो कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ मिल रही है, पैसों के बदले कोई चीज़ मिल रही है, आपको चेंज दिख रहा है, तो चेंज दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? फोर का। पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फोर का, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ड्यूरेशन दिखानी है, अभी पिछली क्लास में मैं बात करके आया हूँ ड्यूरेशन की, किसकी बात करके आया हूँ? ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन इन द सेंस की, सेंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट दिखाने के लिए, और फोर का प्रयोग करते हैं हम ड्यूरेशन दिखाने के लिए। तो ड्यूरेशन के लिए आप किसका यूज़ करेंगे साहब? फोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कह दूँ कि भाई डेस्पाइट का मीनिंग, उसके बाद मैं आपसे कह दूं क्या? डेस्पाइट का मीनिंग। पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल भी दिया था डेस्पाइट का, फिर वही कहानी है, मैंने कहा मैं जो है आपको रेफरेंसेस दूंगा और आपको पता होना चाहिए पिछली क्लास का। रेफरेंसेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि रेफरेंसेस के लिए हम करते हैं क्या कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, फोर के लिए हम क्या करते हैं? फोर के लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कहा डेस्पाइट ऑल हिज मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही इज़ अ माइजर, वो जो है कंजूस है, बहुत पैसे होने के बावजूद भी वो माइजर है, वो कंजूस है, ठीक है, ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हो। तो फोर जो है डेस्पाइट का मीनिंग भी रखता है, के बावजूद का मीनिंग भी रखता है। इन जनरल ये छोटे मोटे काम फोर कर लेता है। फिलहाल पर्पस की बात हुई है, फोर का यूज़ करो। सॉरी गाइस, हाँ, मैं कह रहा था कि डू यू एग्री, क्या तुम एग्री करते हो? मैं पूछूं किससे साहब? तो फिर वही बात है, एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग। एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग। अगर तुम ये बात समझे तो यहाँ पर फिर से वही बात, किसकी बात हुई है? मी की बात हुई है। मी जो है वो समवन है, और समवन है तो आप कहेंगे एग्री विद समवन। बात समझ में आई है? तो फिर चले नेक्स्ट पे। कैन नॉट पार्ट हिज गोल्ड। अब वही बात मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया, पार्ट अगर मनी से अलग हो रहे हो
तो विद आता है, और पर्सन के लिए क्या आता है, फॉर आता है, ठीक है नहीं। पार्ट का मतलब किससे होता है साहब, अलग होना, ठीक है ना। पार्ट फ्रॉम, अगर आप किससे अलग हो रहे हो, किसी पर्सन से अलग हो रहे हो, ठीक है नहीं। और पार्ट विद, अगर आप किसी जो है पैसा, ठीक है, धन या किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात चल रही है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं साहब, विद का यूज़ करते हैं। हिज गोल्ड, क्या किसके लिए, हिज गोल्ड के लिए, मनी है, ठीक है नहीं, मनी है, पैसा है, गोल्ड है उसका, उसके गोल्ड के लिए, उसके पैसे के लिए किसका यूज़ करेंगे, विद का, ठीक है नहीं, किसका यूज़ करेंगे, विद का, विद हिज गोल्ड। पार्ट मतलब अलग होने से। नेक्स्ट आ जाओ, साइट, साउंड एंड टच आर बाउंड, ठीक है नहीं। देखो, एक फ्रेज होता है बाइंड अप विद, एक फ्रेज होता है क्या, बाइंड अप विद, एक फ्रेज होता है बाइंड अप विद। कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से क्या होना, जुड़ा होना, बंधा होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से जुड़ा होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से बंधा होना, किसी का किसी चीज़ से जुड़ा होना या फिर बंधा होना, क्या होता है साहब, बाइंड अप विद होता है। तो बाइंड अप विद होता है, बाइंड की सेकंड फॉर्म बाउंड बन गई है। कुल मिला के अब मेरा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखने की चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज़ हार्ड टू कंपेयर हिज स्टाइल। अब कंपेयर की हम बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के किसी के स्टाइल को क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर समथिंग विद समवन, और टू जो है समवन, समवन या समथिंग वो तो खैर अलग बात है, लेकिन कंपेयर के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, ठीक है नहीं। कंपेयर विद, ठीक है, और कंपेयर टू। विद आता है सेम चीज़ों की कंपेयर, सेम थिंग्स की कंपेयर आप कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। सेम थिंग्स की कंपेयर कर रहे हैं, विद का यूज़ करेंगे। अगर मैं कहूँ डिफरेंट थिंग्स की, डिफरेंट थिंग्स की कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट थिंग्स की कंपेयर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, टू का। आप कह रहे हो इट्स हार्ड टू कंपेयर हिज स्टाइल, उसके स्टाइल को, हर्ष, हर्ष का मतलब है हर स्टाइल, हर्ष का मतलब है हर प्लस नाउन, हर्ष का मतलब क्या है, हर प्लस नाउन, और हर प्लस नाउन का मतलब है नाउन कौन सा, जो पहले आया, पहले कौन आया, स्टाइल आया, तो हर्ष का मतलब है हर स्टाइल। तो आप कुल मिला के स्टाइल की कंपैरिजन स्टाइल से कर रहे हैं, तो दो सेम चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, और सेम थिंग्स की कंपैरिजन के लिए कंपेयर के साथ विद का यूज़ करते हैं, तो कंपेयर विद आएगा। इट्स हार्ड टू कंपेयर विद हिज स्टाइल, इट्स हार्ड टू कंपेयर हिज स्टाइल विद हर्ष, क्या कहेंगे, विद हर्ष। लेकिन अगर मैं उसके स्टाइल की चिंता अपने पेन से करने लगूँ, उसका स्टाइल क्या है मेरे पेन के सामने, तो स्टाइल अलग चीज़ है, पेन अलग चीज़ है, दो अलग चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, अलग अलग चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है, किसका यूज़ करोगे, टू का यूज़ करोगे। बात समझ में आ गई हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, जो है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस। सिगरेट स्मोकिंग क्या है, इंजूरियस है, किस चीज़ के लिए साहब, हेल्थ के लिए। अब मैं आपसे कहूँ इंजूरियस है किसके लिए, हेल्थ के लिए। अब मुझे बताओ, ये जो इंजूरियस होना है, ये बेसिकली इंजूरियस होना एक किसी चीज़ का घातक होना है, लेकिन ये जो इंजूरियस है, इसका किसी चीज़ का घातक होना, नुकसान होना, इस नुकसान का रिसीवर कौन है, हमारी हेल्थ है ना। इस नुकसान का रिसीवर कौन है भाई साहब, हमारी हेल्थ है। समझे कि नहीं समझे, सिगरेट जो है बहुत इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, इंजूरियस टू अस है, इंजूरियस टू आवर हेल्थ है, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इंजूरियस हमारी हेल्थ या हम, रिसीवर हम हैं, और रिसीवर के लिए हमेशा प्रपोजिशन क्या आती है साहब, टू आती है। रिसीवर के लिए आती है, टू आती है। अब यहाँ से हम कई बार बच्चा रट लेता है कि मैं तो जो है टू ही लगाऊंगा साहब, मुझे तो टू का ही पता है, मैं तो टू का ही प्रयोग करूंगा। क्यों, क्योंकि इंजूरियस के साथ टू आता है। अरे इंजूरियस के साथ टू नहीं आया, टू आया रिसीवर को दिखाने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ ही इज काइंड टू मी, तो यहाँ पर काइंडनेस का जो रिसीवर है वो कौन है, मैं हूँ। तुम्हारे लिए हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरे लिए दयालु है, तो इस काइंडनेस का रिसीवर मी है। मैं कहता हूँ ही इज पोलाइट, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, किसको लेके, मुझे, मेरे से तो पोलाइट है साहब। इस पोलाइटनेस का रिसीवर कौन है, मी है। इस पोलाइटनेस का रिसीवर कौन है मी है। अगर मैं रिसीवर हूँ तो मैं रिसीवर हूँ, तो रिसीवर के लिए प्रपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, टू का, ठीक है। ही इज़ लॉयल, वो बहुत लॉयल है, किसके लिए, टू मी, मेरे लिए, ठीक है नहीं। तो टू हमारा रिसीवर हो गया साहब, फिर सॉरी मी हमारा रिसीवर हो गया साहब, टू हमारा क्या हो गया, टू हमारा जो है प्रपोजिशन हो गई, जो किसको दिखाती है, रिसीवर को दिखाती है। तो कुल मिला के कई बार ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका एट्रीब्यूट सामने वाला रिसीव करता है।
इन एडजेक्टिव्स के एट्रीब्यूट, इन एडजेक्टिव्स की जो क्वालिटी है वो रिसीव करने वाला कौन है, मैं हूं। इस इंजूरियस की एक्टिविटी को रिसीव करने वाला कौन है, हेल्थ है। और रिसीव करने के लिए प्रिपोजिशन टू आती है, सेंड करने के लिए फ्रॉम आता है, रिसीव करने के लिए टू आता है। अगर बात समझ में आई हो तो टू का प्रयोग करो, और मुझे लगता है आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे। 53, डज द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट हिज स्मोकिंग अ सिगार। भाई ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू, सिमिलर टू, उसके अलावा सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रेफर टू, रेफर टू। अब तुम कहोगे भैया इतने सारे टू कैसे, अरे पिछली क्लास में लिखवाए भी हैं, इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इससे पिछली क्लास में लिखवाया है सारा, एक बार देख लेना जाके आवश्यकता है तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, अब फिजिक्स पर किताब है, परचेस ऑफ बुक्स, परचेस ऑफ बुक क्या, किस पर, फिजिक्स पर। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया कि भाई किसी भी, अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी टॉपिक की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट की या टॉपिक की बात करेंगे। इन सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। अगर बात समझ में आई हो तो डी फॉर डॉग पे जाएंगे, अगर बात समझ में आई हो तो डी फॉर डॉग पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 55 में, ऑयल डज नॉट ब्लेंड, ऑयल डज नॉट ब्लेंड, ब्लेंड विद, ब्लेंड मतलब मिक्स होना, और जब मिक्स होगा तो सिंगल साइडेड या डबल साइडेड। कोई चीज़ मिक्स होगी तो किसी के साथ मिक्स होगी, कोई चीज़ मिक्स होगी तो किसी के साथ मिक्स होगी, और अगर साथ में मिक्स होगी तो भाई ब्लेंड के साथ क्या लगाएंगे साहब, विद लगाएंगे। ब्लेंड विद, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ में, टुगेदरनेस, टुगेदरनेस को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विद का। तो भाई ब्लेंड के साथ किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लो, पंकज में भी स्लो, पंकज में भी स्लो, पंकज हो सकता है स्लो। देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, स्लो एट, फास्ट एट, गुड एट, बैड एट, ठीक है। तेज हो, धीरे हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब के साथ किसका यूज़ करोगे, एट का यूज़ करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लो के साथ एट आएगा, इस हिसाब से चार याद रखना, काम के हैं चारों के चारों। 57 देखिएगा, माई एसे कंपेयर्स हिज आर्ट, माई एसे कंपेयर्स हिज आर्ट हिज लाइफ। मेरा एसे जो है वो कंपेयर करता है उसकी आर्ट को, जो है उसकी लाइफ से। बहुत बढ़िया। कंपेयर में सेम चीज़ों की कंपेयर के लिए किसका यूज़ करते हैं, विद का। विद जो है वो किसके लिए आता है, सेम चीज़ों की कंपेयर के लिए आता है, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ों के लिए कंपेयर के लिए किसका यूज़ करते हैं, टू का, ठीक है साहब, ध्यान रखना। कंपेयर आप कर रहे हो, अगर आप कंपेयर सेम चीज़ों की कर रहे हो तो आंसर विद है, अगर आप कंपेयर डिफरेंट चीज़ों की कर रहे हो तो आपका आंसर टू है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, यहां पर कंपेरिजन हो रही है आर्ट की लाइफ से। माई ऐसे कंपेयर्स हिज आर्ट विद या टू हिज लाइफ, मेरा ऐसे उसकी आर्ट को जो है उसकी लाइफ से कंपेयर करता है। मान लेते हैं साहब, अच्छी बात है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कंपेयर कर लिया आपने, बड़ी अच्छी बात है। लाइफ अलग है, आर्ट अलग है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो डिफरेंट चीज़ों की कंपैरिजन के लिए किसका यूज़ करते हैं, टू का, और आंसर बनेगा डी फॉर डॉग। फिर से वही बात, ये क्वेश्चन पहले करा चुका है, कंपेयर का क्वेश्चन पहले करा चुका है, इसलिए मैं थोड़ा तेज निकला हूँ क्वेश्चन करा के। पिछली क्लास जरूरी है, ये क्लास भी जरूरी है, शुरू की बातें याद रखा करो लास्ट तक, ठीक है। 59, ही वुड विलिंगली पार्ट, ही वुड विलिंगली पार्ट, वो जो है अपनी इच्छा से अलग हो जाएगा, किससे साहब, जो है अपनी गोट से। अब वो फिर वही बात, मैं आपसे पूछूं गोट के लिए क्या कहोगे। पहली बात तो पार्ट होता है पार्ट विद, और होता है पार्ट फ्रॉम, किसी पर्सन से अलग होना, ठीक है, और धन पैसा ईटीसी से अलग होना, ठीक है। मुझे याद आ गया है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, चाहो तो वहाँ जुड़ जाना जाके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पीडीएफ को लेकर परेशान नहीं होना कि कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। दूसरी चीज़, जब मैं 180 के 180 या 170 जो भी सवाल है हमारे 200, मैं ये सारे करा दूंगा, तब इकट्ठी पीडीएफ में डालता हूँ, टुकड़ों में नहीं डाल पाऊंगा कि 40 कल की तो अलग से डाल दी, ये वाली अलग से डाल दी, मैं इकट्ठी ही पीडीएफ आपको दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा था, फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि ही वुड विलिंगली पार्ट, वो जो है अपनी इच्छा से अलग हो जाएगा, किससे, अपनी गोट से। अब तुम इस गोट को पर्सन मत मान लेना, ये बात ध्यान रखना। गोट को पर्सन में रख के पैसे की नज़र से देखेंगे कि बकरी से हो सकता है भाई, गोट से हो सकता है उसको लगाव हो गया हो, लेकिन इन जनरल जो है गोट है वो मॉनिटरी चीज़ है, ठीक है भाई। दूध जो दे सकता है या कुछ ऐसा, चलो दूध तो खैर मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन हाँ, खाने पीने के जो कुछ लोग खा लेते हैं नॉनवेज वगैरह, तो उसमें वो काम आ जा रहा है, या किसी उसको बेच दे रहे हैं तो मॉनिटरी बेनिफिट्स हो जा रहे हैं उससे, तो ऐसी चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के, कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है कि गोट को फ्रॉम की नज़र से देख के हमेशा विद की नज़र से देखा जाए, ध्यान रखना। एनिमल है ना। नेक्स्ट देखो,
द यंग बॉय वॉज एनचेंटेड, द यंग बॉय वॉज एनचेंटेड। अब देखो एक चीज़ है, वो जो है किससे हो गया, ब्यूटी ऑफ द गर्ल, लड़की की ब्यूटी से, जो लड़की है उसकी ब्यूटी से वो एंचेंट हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। तो भाई ये ब्यूटी डूअर है ना, और डूअर को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बाय का। बाय किसको दिखाने के लिए आता है, डूअर को। बाकी अगर तुम समझदार हो तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस पैसिव वॉइस जैसा लग रहा है। पैसिव वॉइस लग रहा है तो डूअर देखो, डूअर के साथ क्या लगा देते हैं साहब, बाय लगा देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, बी कंटेंट, ठीक है नहीं, बी कंटेंट, हमेशा कंटेंट का मतलब यहाँ पर संतुष्ट होने से, हमेशा क्या रहो, हमेशा संतुष्ट रहो, ठीक है नहीं, हमेशा क्या रहो, बी कंटेंट, हमेशा क्या रहो, हमेशा संतुष्ट रहो। अगर हमेशा संतुष्ट रहो तो मैं आपसे कहूँ बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, ये किसको दिखाएगा, पोजेशन को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, पोजेशन को दिखाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ना व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है ये पोजेशन है, ठीक है नहीं, ये क्या है, पोजेशन है। तो जो भी तुम्हारे पास है उससे क्या रहो, उससे संतुष्ट रहो, जो भी तुम्हारे पास है उससे क्या रहो, संतुष्ट रहो, जो भी तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। तो आप किसका यूज करोगे, विद का यूज करोगे, ठीक है, विद का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई रिंग इज मेड, मेरी जो अंगूठी है वो बनी है, किससे बनी है साहब, मेड के साथ क्या कहेंगे, मेड ऑफ होता है, मेड फ्रॉम होता है, मेड ऑफ होता है, मेड फ्रॉम होता है, ठीक है नहीं, दो चीज़ें होती हैं साहब, मेड ऑफ होता है, मेड फ्रॉम होता है, ठीक है नहीं। मेड ऑफ होता है फिजिकल, ठीक है नहीं, जो है फिजिकल चेंज, कोई चीज़ तुमने बनाई है अगर उसका फिजिकल चेंज है तो मेड ऑफ है। अगर मैं आपसे कहूँ केमिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज है तो आप उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, लकड़ी से कुर्सी बनना फिजिकल चेंज है। रिंग का, रिंग टाइटेनियम की बना होना, टाइटेनियम कहीं से ऐसा थोड़ी तुमने जो है मसाला डाल के बना दिया, टाइटेनियम भी क्या ही होगा साहब, फिजिकल चेंज होगा। तो कोई टाइटेनियम धातु है हमारे पास, धातु को हमने स्ट्रक्चर दे दी और उससे अंगूठी बना दी, तो फिजिकल चेंज है साहब, तो इसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। आंसर बनेगा 62 का बी फॉर बॉल, 62 का बी फॉर बॉल। ईश्वर गॉट अ डाइवोर्स, किससे, ईश्वर को डाइवोर्स जो है, ईश्वर गॉट अ डाइवोर्स, ईश्वर को डाइवोर्स मिल गया किससे, हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। तो हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने ईश्वर को डाइवोर्स दे दिया, तो उसकी वाइफ ने डाइवोर्स दिया ईश्वर को, ईश्वर हो गया रिसीवर, ठीक है, और उसकी वाइफ हो गई साहब सेंडर। देने वाला कौन है, उसकी वाइफ है। रिसीव किसने किया, ईश्वर ने। जो सेंड करता है उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अगर मुझे इसके लिए चाहिए होता रिसीवर के लिए तो टू लगाते, लेकिन जो भेजता है, जो भेजने वाला है, उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ये वाली बात भी कल की क्लास में चर्चा हो चुकी है 63 में भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा, शी डिसएग्रीज, वही सेम कहानी है, डिसएग्री, ठीक है, विद समवन टू समथिंग। एग्री कहूँ या डिसएग्री कहूँ, विद समवन और टू समथिंग। अच्छा चलो मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि आज नई बात आ गई सीखने के लिए, कल तक तो इतना ही बताया था ना। एग्री कह लूँ या डिसएग्री कह लूँ, एग्री हो या डिसएग्री हो, आप क्या कहेंगे, विद, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, विद समवन और टू समथिंग। और मैं कह सकता हूँ एग्री ऑन सम टॉपिक, कोई टॉपिक है, किसी टॉपिक पर, सम इशू, किसी इशू की बात चल रही है, किसी टॉपिक की बात चल रही है, तो एग्री और डिसएग्री के साथ ऑन भी आ जाता है। किसी इशू की, कोई ओपिनियन की बात चल रही है, ठीक है नहीं, ओपिनियन भी क्या ही है, इशू ही है, एक तरीके से टॉपिक ही है, ठीक है। तो ओपिनियन तो मैंने यहाँ देख के लिख दिया कि ओपिनियन आया तो मैं ध्यान रहे। शी डिसएग्रीज, वो डिसएग्री करती है किससे, हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन से। बताओ साहब, वैसे ओपिनियन यहाँ तुम रह नहीं दो, वो कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा। मैं जो है, मैं एक बात बड़ी सिंपल रखना चाहता हूँ, ठीक है। टॉपिक कहना, इशू कहना, ओपिनियन इशू हो सकता है, टॉपिक हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है, मतलब मेरा कहना ये है, तो मेरा कहना है तो मैं टॉपिक नहीं हूँगा, मैं इशू नहीं हूँगा। मेरा ओपिनियन ना तो टॉपिक होगा ना इशू होगा, कहने का मतलब है। हाँ, ओपिनियन को टॉपिक और इशू जो है मत मानो, ओपिनियन को फिर पर्सन की ही बात मानो। तो शी डिसएग्रीज, अगर उसको पर्सन की ही बात मान के चल रहे हो तो फिर विद का ही यूज़ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा ओपिनियन ये है, अगर मैं कहता हूँ मेरा ओपिनियन ये है तो आप कहेंगे शी डिसएग्रीज। अब उसका ओपिनियन, हिज ओपिनियन या हिम, एक ही तो बात है। वो मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करता है या मुझसे डिसएग्री करता है, एक ही बात है। तुम मुझसे डिसएग्री करते हो, तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते हो,
एक ही बात है। तो उसको हिम ही मान के चलो, है ना, उसको हिम ही मान के चलो, पर्सन मान के चलो, तो आप विद का यूज़ कर दो मेरे हिसाब से, ठीक है। किसका यूज़ कर लो? विद का। समथिंग तो ले नहीं सकते ओपिनियन को, ठीक है नहीं। ऑन के लिए टॉपिक ही रहने दो ज़्यादा बेहतर है, कोई इशू है टॉपिक रहने दो ज़्यादा बेहतर है, ऑन रहने दो मेरे हिसाब से, बी लगा लो। बाकी एक बार और जो है 19-20 कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है। द पुलिस मैन सर्च्ड पॉकेट्स, द पुलिस मैन सर्च्ड पॉकेट्स, ठीक है, ठीक है। एक होता है सर्च, एक होता है सर्च फॉर, एक होता है सर्च, एक होता है सर्च फॉर, ठीक है नहीं। एक होता है सर्च, एक होता है सर्च फॉर। सर्च होता है तलाशी लेना, ठीक है। सर्च क्या होता है साहब? तलाशी लेना। और सर्च फॉर होता है किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है नहीं, किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। पुलिसमैन कर रहा है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आई वॉज जो है आई वॉज सर्चिंग फॉर यू या आई वॉज सर्चिंग यू। अगर मैं तुम्हारी तलाशी ले रहा तो सर्चिंग कह लो, सर्चिंग फॉर यू मतलब तुम्हें ढूंढ रहा था। नॉर्मली किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, कोई चीज़ खो गई, सर्च फॉर है। तलाशी ले रहे हो तो सर्च है। पुलिसमैन कर रहा है, पुलिसमैन सर्च कर रहा है। पुलिसमैन जब सर्च करेगा तो पुलिसमैन ढूंढेगा नहीं। और दूसरी बात, अगर पुलिसमैन चोर को ढूंढ रहा है तो चोर को ढूंढना, द पुलिसमैन जो है जो चोर को ढूंढ रहा है, अच्छा जैसे मैं कहता हूँ, एक सेकंड देखना, द पुलिसमैन सर्च, पुलिसमैन सर्च कर रहा है, किसको सर्च कर रहा है साहब? एक चोर को, सर्चिंग अ थीफ, एक चोर को सर्च कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर सर्च जो है, यहाँ पर क्या हो सकता है? सर्च यहाँ पर या तो ऐसे कह लूँ या सर्चिंग फॉर अ थीफ कह लूँ। नीचे वाले दो सेंटेंस देख के बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। द पुलिसमैन सर्च द थीफ, द पुलिसमैन सर्च्ड फॉर अ थीफ। बताओ ज़रा, दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, या एक सही है, या एक में से, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, पुलिसमैन सर्च, मैंने कहा खाली सर्च आएगा, तलाशी लेना। द पुलिसमैन सर्च द थीफ, एक थीफ था, एक चोर था, पता नहीं कौन था, डेफिनेट नहीं था, अथीफ, उसकी उसने तलाशी ली। तो ऐसा हो सकता है ना कि पुलिसमैन जो है सर्च की, जो है थीफ की तलाशी ले रहा हो। बहुत सारे चोर खड़े हैं, उनमें से एक चोर की उसने क्या कर ली, तलाशी ले ली कि बता भी तेरी जेब में क्या है। तो यहाँ पर सर्च का मतलब किससे है? तलाशी लेने से। और क्या ये मीनिंग ठीक है? पुलिसमैन ने चोर की तलाशी ले ली, तलाशी लेना बिल्कुल ठीक है साहब, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस चोर को ढूंढ ही रही हो, वो पकड़ ही नहीं पाई उसको। द पुलिसमैन सर्च्ड, द पुलिसमैन सर्च फॉर अ थीफ। सर्च फॉर अ थीफ का मतलब पुलिस अब जो है चोर की तलाशी नहीं ले रही है, अब वो चोर को ढूंढ रही है। और चोर को ढूंढने के लिए किसका यूज़ करते हैं साहब? सर्च फॉर का। तो ये जो है ये यहाँ जाएगा सर्च फॉर, ये आ जाएगा सर्च फॉर। दोनों ही बातें ठीक है। द पुलिसमैन सर्च अ थीफ, द पुलिसमैन सर्च फॉर अ थीफ, दोनों ही बातें क्या है? सही हैं। अगर दोनों बातें सही हैं तो ऊपर सेंटेंस पे आ जाओ। मैंने आपसे कहा पुलिसमैन सर्च, पॉकेट्स को ढूंढ रहा है। अब यार एक बात बताओ, पॉकेट्स, पॉकेट्स किसको नहीं पता होता भाई? मेरी है रही पॉकेट्स, ये रही पॉकेट, कहाँ गई? ये रही, ये है मेरी पॉकेट, मुझे पता है। पॉकेट कौन ढूंढेगा? मुझे पता ही है पॉकेट। लेकिन हाँ, पॉकेट्स की तलाशी ली जा सकती है। अगर तलाशी ली जा सकती है तो तलाशी लेने के लिए सर्च शब्द का यूज होता है। इसके साथ फॉर की जरूरत नहीं है। अगर फॉर की जरूरत नहीं है तो किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है तो मेरा आंसर क्या बनेगा? नन बनेगा। अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं साहब, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वी सर्च। अब हमने क्या करा? अब हम तलाशी ले रहे हैं हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस की तलाशी ले रहे हैं या हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं? सर्च फॉर का। यहाँ पर सर्च फॉर का मतलब किससे है? ढूंढना। सर्च फॉर का मतलब किससे है? ढूंढने से, ठीक है नहीं। सर्च फॉर का मतलब किससे है? ढूंढने से। यहाँ सर्च फॉर का मतलब किससे नहीं है? तलाशी लेने से नहीं है, ध्यान रखना। सर्च फॉर का मतलब किससे नहीं है? तलाशी लेने से नहीं है। तलाशी लेने से सर्च फॉर का मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो, शी एम्फेसाइज्ड, किसी बात पर, किसी बात को जोर देकर कहना, ठीक है नहीं। एक चीज ध्यान रखना, दो शब्द पेपर में बहुत पूछता है, स्ट्रेस और एम्फेसाइज। दोनों का मतलब होता है किसी चीज को जोर देकर कहना। किसी बात पर जोर देना, दोनों का मतलब क्या ही होता है? किसी बात पर क्या देना? किसी बात पर जोर देना। और अगर किसी बात पर जोर देना स्ट्रेस या एम्फेसाइज है तो इनके अगर मैं बात करूं, दोनों की दोनों ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। दोनों की दोनों क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अगर ये दोनों की दोनों वर्ब बने तो ध्यान रखना,
इनके तुरंत बाद किसी प्रकार की किसी प्रपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपना क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये अपना क्या लेती हैं साहब? ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है नहीं? ये अपना क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। अगर बात समझ में आया हो तो यहाँ पर किसी प्रकार की प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बनेगा नन। शी एम्फेसाइज्ड हर पॉइंट, उसने अपनी बात पर जोर दिया, अपनी बात को जोर देकर कहा। आप ये कहना चाह रहे हो 68 में, ठीक है। 69, दे एंटर्ड द क्लासरूम। दे एंटर्ड द क्लासरूम। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ध्यान रखना। एक बात सबसे पहले तो मैं इनटू ही देगा। एंटर के साथ किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाखों बार पूछा गया है। एंटर के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, हालांकि वो इंट्रांजिटिव तरीके से काम तो करता है लेकिन प्रपोजिशन नहीं लेता। ये अपने आप में यूनिक जो है क्वेश्चन है। एंटर के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ध्यान ही रखना पड़ेगा, नथिंग एल्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन रीडर्स। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो एस्पायर टू हैव अ मिलियन लीडर्स, उसके पास अ मिलियन लीडर्स हो जाएंगे कब? अगले साल तक, ठीक है नहीं? अब मैं तुमसे पूछूं, द नेक्स्ट ईयर लिखा है, कब तक साहब? द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। द नेक्स्ट ईयर क्या है? अ मिलियन रीडर्स उसके पास हो जाएंगे साहब। मैं कह रहा हूँ 10 लाख आदमी उसके पास हो गए अगले साल तक। अब जो अगला साल आ रहा है जिसकी तुम बात कर रहे हो, द नेक्स्ट ईयर, ये द नेक्स्ट ईयर क्या होगा? पॉइंट होगा, ड्यूरेशन होगा? पहले तो ये बताओ, पॉइंट या ड्यूरेशन? भाई द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, अगला साल कोई पॉइंट होगा, एक लिस्टेड पॉइंट आएगा, जिस तारीख को चेक करेंगे, इस तारीख को बोले हमारे पास कितने हो गए साहब? 10 लाख हो गए, ठीक है? तो ये पॉइंट होगा, ड्यूरेशन नहीं होगा, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर जो है पॉइंट होगा, ड्यूरेशन नहीं होगा, एक तो ये कहानी होगी। अब मैं तुमसे कहूँ पॉइंट भी होगा तो आप क्या कहोगे? बाय से, टिल से, अंटिल से, या किससे? अगले साल तक हो जाएंगे, ठीक है? एक चीज़ और है, परफेक्ट टेंस आया है नहीं? टू हैव इंडिया एस्पायर्ड, सेकंड फॉर्म आई है। थ्रो तो माध्यम को दिखाता है, थ्रो तो किसको दिखाता है? माध्यम को दिखाता है। तो माध्यम को दिखाता है तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है? टिल कह लूँ या अंटिल कह लूँ? अगले साल तक, अगले साल तक नहीं होंगे तो अंटिल तो गलत हो जाएगा साहब, ठीक है? उसको अगले, उसके पास अगले साल तक हो जाएंगे। तो अब मैं कहूँ बाय कह लूँ या टिल कह लूँ? हालांकि वैसे बाय और टिल में डिफरेंस तो होता है, लेकिन फिलहाल तो समझाने की मुझे लगता नहीं स्थिति है, एक अलग वीडियो बना सकते हैं। आंसर बाय लगा लो, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तुम जो हो अगले साल तक बता रहे हो, ठीक है? वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखना। बाय नेक्स्ट ईयर लगाओ, कुल मिला के आगे चलते हैं। एज आई अप्रोच्ड हर, जैसे कि मैंने उसको अप्रोच किया, फिर वही बात है, आई अप्रोच्ड, मैंने किसी को अप्रोच किया, है ना? अप्रोच करने का मतलब मैंने बात करने की कोशिश करी, किसको? हर को। आई अप्रोच्ड, मैंने अप्रोच किया। मैंने पूछूं होम, मैंने किसको अप्रोच किया? किससे बात करने की कोशिश करी? हर, बोले उससे। तो अप्रोच जो है होम का रिप्लाई कर रहा है, और वो वर्ब्स जो व्हाट और होम का रिप्लाई करती हैं, वो वर्ब जो व्हाट और होम का रिप्लाई करती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेती। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। अपने साथ क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो आप लगाएंगे नन। क्या लगाएंगे आप लगाएंगे नन। कि आंसर क्या बनेगा? डी फॉर डॉग बनेगा। नेक्स्ट देखो, यूरेनियम वी कैन यूज अनदर मेटल थोरियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। ठीक है साहब, क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारे पास पूरी जगह है क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है नहीं? दो शब्द होते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है के पास में, ठीक है? बिसाइड होता है के पास में, और बिसाइड्स होता है के साथ साथ। बिसाइड्स क्या होता है साहब? के साथ साथ। अब याद करने का कैसा है? देखो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा था अपने ज़माने से, मुझे ऐसे ही याद रहता है। बिसाइड के साथ साथ क्या है? एस बी है, तो बिसाइड्स बन गया। बिसाइड के साथ साथ एस बी लग गया तो क्या है? बिसाइड्स है। बिसाइड के साथ एस बी चल रहा है, बिसाइड्स हो गया। बिसाइड के साथ क्या है? बिसाइड के साथ साथ क्या है? एस है। तो ये मैंने इस तरीके से याद कर रखा था। तुम्हारा अपना तरीका हो सकता है, कंफ्यूजिंग बहुत है, पूछा जाता है। अब कह रहे यूरेनियम के पास में या यूरेनियम के साथ साथ हम अनदर मेटल भी यूज कर सकते हैं। अनदर मेटल कौन सी? थोरियम। तो यूरेनियम के पास में यूज कर सकते हैं, यूरेनियम के साथ में, यूरेनियम के साथ में। और साथ में का मतलब है तो आप कहेंगे बिसाइड्स। ए फॉर एप्पल आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे। द प्रिजनर वॉज बाउंड। द प्रिजनर वॉज बाउंड, प्रिजनर को जो है बांधा गया था, किससे? चेन से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उसको चेन से बांधा गया था तो मैं इस चेन को जो है वेपन कह सकता हूँ? अरे बताओ, वेपन कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? वेपन कह लूँ, या वेपन के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई जो है इक्विपमेंट कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ साहब? कोई इक्विपमेंट कह सकता हूँ, किसी चीज़ के काम में ले रहे हो। इंस्ट्रूमेंट कह सकता हूँ कोई? इंस्ट्रूमेंट तो खैर ना होगा, ये चेन इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई वेपन हो, कोई इक्विपमेंट हो, किसी प्रकार का कोई क्या हो, किसी प्रकार का कोई टूल हो।
ठीक है, जिसको यूज़ करके आपने कोई काम किया है। इस प्रकार के सभी शब्दों के लिए किसका यूज़ करते हैं? विद का। किसका यूज़ करते हैं? विद अ पेन, ठीक है, विद अ स्वॉर्ड, विद अ चेन, ठीक है, विद अ जो है विद अ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, और कुछ भी आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपका विद का यूज़ होगा, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। 73 का क्या बनाएंगे साहब? 73 का ए फॉर एप्पल बनाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 74, ठीक है, एक्विटेड ऑफ। एक्विटेड के साथ क्या आता है? ऑफ। एक्विटेड ऑफ होता है किसी को निर्दोष साबित करना। एक्विट क्या होता है साहब? निर्दोष करार करना। किसी को निर्दोष करार करना, निर्दोष साबित करना जो है एक्विट होता है। एक बात। दूसरी बात, एक्विटेड ऑफ द चार्ज, एक्विटेड ऑफ द क्राइम, ऐसा कुछ तो में मिल सकता है। तो चार्ज मिल जाएगा, क्राइम मिल जाएगा, उसको क्राइम से उसको चार्ज से एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष करार कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है, ठीक है नहीं। और किस चीज़ से? अब वही वाली बात है, किस चीज़ से? बोले जी इससे, तो आप ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। बाकी ध्यान रखना तो पड़ेगा, एक्विट बहुत पूछा था पेपर में, हद से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 75, मंकीज लिव। मंकीज जो है कहाँ रहते हैं? देखो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बोले पेड़ों पर रहते हैं, और पेड़ों पर बोले पर मतलब ऑन लगाया, नंबर गया इन। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहूं, बर्ड्स लिव ट्रीज, monkeys live trees, चलो बैठने वाली बात बाद में कर लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर बहुत सारी टहनियाँ हैं साहब, मान लेते हैं, और इन टहनियों पर कहीं बर्ड या फिर क्या रहते हैं साहब? मंकी रहते हैं, कुछ भी, बर्ड्स हो गए, मंकीज हो गए। अगर मैं बात करूँ, पेड़ पूरा है घना, और अंदर कहीं कोई मंकी बैठा है, कहीं कोई बर्ड बैठी है, कहीं कुछ बैठा है, कहीं कुछ बैठा है, उस पूरे घने पेड़ के अंदर जाके मंकीज रहते हैं, घने पेड़ के अंदर। और किसी चीज़ के कोई चीज़ अंदर होती है तो किसका यूज़ करते हैं साहब? इनका यूज़ करते हैं। बोले भैया मैं तो ऑन भी सोच रहा था, पेड़ों पर रहते हैं। बोले पेड़ है, पेड़ के ऊपर रहते हैं, बात सही है, ये भी सोच सकते हो पेड़ के ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर ऑन द ट्री कह रहा हूँ उसका मतलब ये होगा पेड़ के सबसे ऊंचला वाला हिस्सा जो होगा ना, उसके ऊपर कोई चीज़ बैठी है तो वो पेड़ के ऊपर हो गई, कि ये भैया पूरा पेड़ का सबसे ऊंचला वाला हिस्सा, यहाँ पे कोई चीज़ बैठी है, वो ऑन हो गई। लेकिन क्या ऐसा होता है कि मंकी ऊपर जाके बैठ गया? अरे पॉसिबल है? नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑन का प्रयोग करना, ऑन का प्रयोग करने से बचें। तो इन द ट्रीज होता है, ठीक है नहीं, इन द ट्रीज होता है। लेकिन अगर मैं कहूं ऑन द ब्रांच या इन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री या इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की अगर शाखा की बात करें तो पेड़ की शाखा के लिए इन आएगा, ऑन आएगा, पेड़ की शाखा के लिए ऑन आएगा। क्यों आएगा? ये जो पेड़ की शाखा है, इस शाखा के ऊपर तुम बैठे हो ऐसे करके, है ना, एकदम टिके हुए, इस शाखा के ऊपर तुम बैठे हो टिके हुए, और शाखा के ऊपर बैठे हो तो किसी चीज़ के ऊपर ये वाली टच करके स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ऑन कहलाती है। तो ब्रांच के लिए ऑन आएगा, ब्रांच के लिए इन नहीं आएगा, लेकिन ट्री के लिए क्या आएगा? इन आएगा, क्योंकि पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर नहीं, इसलिए आंसर बनेगा तीसरा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट चलिए, रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग। जो ट्रेन है वो टाइम पर चल रही है साहब, ठीक है नहीं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है एंड टाइम, ठीक है नहीं। ऑन टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम होता है, और अगर मैं कहूँ एंड टाइम होता है बिफोर टाइम। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इस बारे में डिटेल जो है डिस्कशन किया है कि एग्जैक्ट टाइम जो है और मतलब ऑन टाइम जो है और इन टाइम जो है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस बारे में हमने अच्छी चर्चा करी है। तो मैं आपसे कहूँ द ट्रेन इज़ रनिंग, ट्रेन जो है वो चल रही है, समय पर चल रही है। ट्रेन अगर एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है तो आप ऑन टाइम कह लो। तो मुझे लगता है ट्रेन टाइम से पहले चल रही है साहब, 5 मिनट पहले। तुम अगर ट्रेन में सफ़र तुमने किया है, हमने तो बहुत किया है, तुमने किया है तो तुम्हें समझ में आएगा, अरे यार आज तो 5 मिनट पहले पहुंचने वाली ट्रेन, 2 मिनट पहले पहुंचने वाली, 3 मिनट पहले पहुंचने वाली है। इतना मज़ा आता था उस काम को करने में जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब क्या, तो अगर मैं कहूँ ऑन टाइम भी सही है ट्रेन के लिए, इन टाइम भी सही है। ट्रेन इज़ रनिंग, ट्रेन जो है चल रही है, टाइम से पहले भी चल सकती है, हो सकता है बीच में जब दौड़ रही हो तो वो पहुंचने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले का टाइम दिखा देता है, तो इन टाइम हो गया। राइट टाइम चल रही है तो ऑन टाइम कह सकते हैं। लेकिन हालांकि ये बेहतर ज़्यादा सिचुएशन है, क्योंकि पहले चलने की संभावना कम है, तो आप कहेंगे ऑन टाइम। क्या कहेंगे आप? ऑन टाइम। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर्ड टू राइट ओनली। अरे वाह, क्या सवाल पूछ लिया साहब। स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर्ड टू राइट ओनली। अब बताओ जरा,
स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर टू राइट ओनली, देखो मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, सेंटेंस को ध्यान से देखना, टू राइट, ठीक है, टू राइट ओनली इंक, टू राइट ओनली pencil, to write only a pencil, to write only a pen, ठीक है साहब। और मैं आपको ये ऑप्शंस देता हूँ, ज़रा एक बार बताना मुझे कौन से ऑप्शन में क्या आएगा। मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन भारी कर दिया है, ठीक है। टू राइट ओनली इंक, पेंसिल, आ पेन और पेन, ठीक है। मुझे गाइस 1 मिनट देना, मैं थोड़ा सा पानी भर लूँ, मतलब पीने के लिए बाहर से, और तुम एक बार इसका आंसर लगाओ, 2 मिनट लगेंगे आंसर लगाने में। एक बार ज़रा सोचो क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं, मज़ा आएगा तुम्हें। अगर अच्छा सा कुछ जवाब देते हो तो अच्छी बात है। डरावनी आवाज़ करता है ये, ऐसा लगता है कि टों टों। बताओ बढ़िया सेंटेंस है भाई, मज़ेदार। सॉल्व करने लायक है सच में, कभी तुम सोचो, ऐसे ही कह रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हें लगता है किसी मटेरियल नाउन से लिखा जा रहा है, किससे लिखा जा रहा है, मटेरियल नाउन से, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह दूं कि जैसे पहले ज़माने में होता था, पेंसिल नहीं होती लिखने के लिए, या पेन नहीं होता था लिखने के लिए, इंक से लिखते थे, तो वो मोर का अंक निकाला, अपना शुरू कर दिया बनाना लिखना। तो उस टाइम जो है लिखने के लिए, लिखने की सामग्री वो मोर का पंख नहीं था, लिखने की सामग्री इंक थी। लिखने की सामग्री क्या थी? इंक थी। क्या थी? इंक थी। और इंक को कैसे लिखते थे? उसके अंदर भिगो के, है ना, लिखना शुरू, उसने लिखना शुरू करा किसके, वो एक वो होता था शीशी सी, उसके अंदर वो डुबोते थे तब लिखते थे, डुबोते थे तब लिखते थे। कहने का मतलब मटेरियल नाउन जब हम लिख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए, तो मटेरियल नाउन के लिए किसका यूज़ करेंगे साहब? इनका यूज़ करेंगे। ओनली इन इंक। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। बोले भैया ये क्या बात कही, जरा आ जाओ, मैं बताता हूँ। टू राइट ओनली, टू राइट ओनली इन इंक, मटेरियल नाउन है, इन इंक कर दिया, ठीक है। इंक तो है ही मटेरियल नाउन, इंक को लेके तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इंक तो है ही मटेरियल नाउन। लेकिन जरा देखना, पेंसिल और आ पेंसिल, अगर पेंसिल से पहले ए लगा दिया तो ध्यान रखना, एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग सही माना जाता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके साथ ए या एन का प्रयोग क्या माना जाता है? गलत माना जाता है, ध्यान रखना। और ए एन का प्रयोग सही माना जाता है किसके साथ? कॉमन नाउन के साथ। अगर मैं कहूँ पेंसिल और आ पेंसिल, तो दोनों में क्या फर्क लग रहा है तुम्हें देखने में? पेंसिल जो है साहब ये मटीरियल नाउन होना चाहिए, एम एन, एम एन मतलब मटीरियल नाउन, आ पेंसिल होना चाहिए कॉमन नाउन।
कैसे? आर्टिकल से पता चला। अगर आपने पेंसिल से पहले ए लगा दिया, मतलब आप उसको कॉमन नाउन मान रहे हैं, कॉमन नाउन मान रहे हैं। तो अगर आप उसको कॉमन नाउन मान रहे हैं, तो कॉमन नाउन जब मानेंगे तो उसके साथ किसका यूज करेंगे? विद का। बोले भैया विद क्यों आया? अरे इंस्ट्रूमेंट है भाई साहब, टूल है। अभी पिछली क्लास में बताया, टूल इंस्ट्रूमेंट जब आप मान रहे हैं, आपके पास पेंसिल है लिखने के लिए, पेंसिल आपका टूल है, पेंसिल आपका लिखने का क्या है? टूल है। और अगर कोई चीज टूल है, किसी पेन है, पेंसिल है, कोई चीज आपका टूल है, तो लिखने के लिए उस टूल का यूज कर रहे हैं। तो किसी चीज के लिए जब आप स्वॉर्ड है, पेंसिल है, पेन है, ये सब चीजें अगर जब आपका टूल बन जाती है, इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं, इनके साथ विद का यूज करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स जो है, ये सारे शब्द है ना, इन सभी जो है चीज़ों के साथ किसका यूज़ कराया था? विद का। तो मैं कहना चाह रहा हूँ पेंसिल के साथ क्या आएगा साहब? आप पेंसिल के साथ क्या आएगा? विद आएगा। आप पेंसिल के साथ क्या आएगा? विद आएगा। इंक तो है ही, इंक मतलब पदार्थ, वो लिक्विड है, उसको तो लिक्विड की तो बात ही करो तो उसको तो मटीरियल नाउन ही मानना पड़ेगा, और मटीरियल नाउन ही मानना पड़ेगा तो आप किसका यूज़ करेंगे? इनका। तो एक तो हो गया इन इंक, एक हो गया आप पेंसिल के साथ विद। सवाल आता है पेंसिल को लेके कि भाई पेंसिल का क्या करें? खाली पेंसिल। पहली बात तो यह है कि इस पेंसिल को मैंने बिना आर्टिकल के लिख कैसे लिया? पेंसिल तो कॉमन नाउन है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरी पेंसिल है, मान लेते हैं इसको पेन या पेंसिल कह लूं। अगर मैं इसको पेंसिल कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मैंने अगर इसको पेंसिल कहा तो मेरा बेसिक कहने का मतलब यही है, अगर मैं इसको पेंसिल कह रहा हूं कि मैं इससे लिख रहा हूं, मेरे लिखने के काम आ रही है। लेकिन इसका एक और मतलब हो सकता है, पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट से। तो अगर आप खाली पेंसिल लिखते हैं तो इस पेंसिल का मतलब लिखने वाली पेंसिल से ना होकर ग्रेफाइट से होता है। किससे होता है? ग्रेफाइट से। पहले ज़माने में ग्रेफाइट से ही लिखा जा रहा था। अभी तो तुम्हारे ऊपर आ गया ना, वो लगा के दे देते हैं उसको, लकड़ी वकड़ी जो है बढ़िया बन के आ जाती पेंसिल। अब जो अलग है, अब तो टूल बन के आने लग गया। लेकिन पहले केवल ग्रेफाइट था लिखने के लिए, पेंसिल नहीं थी। पहले केवल क्या था? ग्रेफाइट था। और अगर पेंसिल को ग्रेफाइट मान रहे हैं तो वो मटीरियल नाउन है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनी है। जब कोई चीज़ रो रूप में होती है, पदार्थ की बात करते हैं, मटीरियल, उस पदार्थ से कोई चीज़ बन जाती है तो वो कॉमन होती है। पेंसिल मटीरियल नाउन मान लोगे। अगर पेंसिल को मटीरियल नाउन गाइस मान लोगे तो ध्यान रखना, मटीरियल नाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं? इनका। किसका यूज़ कर सकते हैं? इनका। तो आप ध्यान रखना, इन इंक और इन पेंसिल होता है, इन इंक होता है, इन पेंसिल होता है। लेकिन पेंसिल से पहले ए लगा दिया, मतलब मुझे क्लियर हो गया। अब की बार पेंसिल को ए लगाने का मतलब है मैंने इसको कॉमन नाउन माना है, और कॉमन नाउन माना है तो इसको माना है टूल, और अगर इसको टूल माना है तो टूल के लिए किसका यूज करेंगे? विद का। बहुत बढ़िया। पेन, भाई एक चीज ध्यान रखना, पेन जब आए हैं ना तो सीधे के सीधे किस में आए हैं? इंस्ट्रूमेंट में आए हैं। अब तुम बोले भैया पेन को इंक नहीं मान सकते। अरे पेन को इंक मानना तो इंक लिखा तो है, खाली पेन तो लिखा ही नहीं जा सकता। खाली पेन लिखना तो ग्रामेटिकली ही गलत है। पेन को कॉमन नाउन ही मान सकते हैं। पेन किसी भी सिचुएशन में मटीरियल नाउन नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पेन में क्या डलती है? इंक। तो पेन के बदले क्या लिखा गया? इन लिखा गया। लेकिन पेंसिल को आप पेंसिल और पेंसिल लिख सकते हैं, क्योंकि पेंसिल जो है शब्द ग्रेफाइट के लिए भी यूज हो जाता है साहब, या हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेते हैं। तो इन पेंसिल, विद अ पेंसिल। पेन की बात करूं तो पेन से पहले मुझे ए लगाना ही पड़ेगा। अगर मुझे ए लगाना पड़ेगा तो इस ए को देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि पेन को कॉमन नाउन माना गया, और कॉमन नाउन माना गया तो ये मेरा टूल हो गया, ये मेरा जो है इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये मेरा जो है वेपन हो गया लिखने का। ठीक है साहब, वेपन तो है ज़्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे विद अ पेन, और ये तो गलती है साहब। क्या कहेंगे? विद अ पेन। बात समझ में आ गई हो तो आंसर आ जाएगा इन 77 का। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखिएगा 78, इन्फेस्टेड विद। इन्फेस्टेड के साथ विद आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछता है। द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद रैट्स की मतलब किससे भरा हुआ है? चूहों से भरा हुआ है, गंदी चीज से, हार्मफुल चीजों से कोई चीज भरी हुई है, इन्फेस्टेड विद होता है। किससे? रैट से। नेक्स्ट 79, द कैंडिडेट्स डिसएग्री। मैंने कहा था इश्यूज के लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का। एग्री और डिसएग्री दोनों में है ना, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग या डिसएग्री टू समथिंग। ठीक है, और इश्यूज की बात करें, ठीक है, किसी टॉपिक या इश्यूज की बात कर लें, इश्यूज की बात कर लें, कोई टॉपिक की बात कर लें, किसी टॉपिक या इशू के लिए, उसके लिए आप ऑन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, ऑन हमारा आंसर होगा 79 का। ए फॉर एप्पल होगा, ध्यान रखना। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। मैनी थिंग्स, फिर वही बात है, ऑन मैनी थिंग्स। अरे भाई ये भी तो कोई टॉपिक होगा। ठीक है, अब तुम एक चीज कहोगे, बोले भैया मैं तो टू लगा लूँ, टू तो दिया ही नहीं। डिसएग्री विद समवन होता है, टू समथिंग होता है। ठीक है, टू ऑप्शन में दिया नहीं है तो समवन की तो बात है नहीं, ऑन लगा लो। क्या लगा लोगे? ऑन लगा लोगे। क्यों? किसी टॉपिक की बात चल रही, किस टॉपिक पे? बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है, नहीं बहुत सारी चीज़ों पे। तो मैनी थिंग्स को टॉपिक मान लो। टॉपिक नहीं मानना चाह रहे हो साहब तो कोई पॉइंट मान सकते हो, किसी पॉइंट की बात चल रही है, कोई इशू मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है साहब। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए यूज़ किसका करते हैं? एग्री डिसएग्री के साथ ऑन का यूज़ करते हैं। ये बात ध्यान रखने की आपकी ज़रूर है। ठीक है, और टोबो क्या बोलता है साहब?
अक्टूबर बोलता है कि ऑलमोस्ट जो है 80 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इतना बहुत होना चाहिए प्रोपोजिशन को लेके, मतलब आज की क्लास को लेके। मुझसे कनेक्ट होने के लिए या इसकी पीडीएफ के लिए आप कहाँ जा सकते हो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि इंस्टाग्राम भी है हमारा, अगर मुझसे कुछ कनेक्ट करना है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। रील्स वगैरह डालनी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, अभी काम चल रहा है उनके ऊपर। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं करी, क्योंकि ठीक है कल की क्लास बड़ी हो गई थी काफ़ी, और आज की क्लास जो है थोड़ी, इतना ही रखते हैं आज के लिए, इतना ही। बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड बाय, टाटा एवरीवन, ठीक है।